अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद नवाज और जो हमारी पॉडकास्ट की एक सीरीज़ चल रही है प्री मैरिटल काउंसलिंग के हवाले से, उसकी एक नई एपिसोड के साथ आज हाजिर हूं। और आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर वजीहा राहत, जो कि टेक्सला में हमारा जो फैमिली हेल्थ क्लिनिक है वहाँ पे पोस्टेड है। तो आज इनसे हम गुफ्तगू करेंगे प्री मैरिटल काउंसलिंग के हवाले से, और जो स्पेसिफिक हमारी गुफ्तगू होगी इनके साथ, वो आज जो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हैं, जो जैसे हेपेटाइटिस है, HIV है, उनके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। जी डॉक्टर साहबा, डॉक्टर साहबा, जो प्री मैरिटल काउंसलिंग है, उसके अंदर प्री मैरिटल ब्लड स्क्रीनिंग है, उसकी हमने कई दफ़ा बात की है कि उसकी क्या अहमियत है। उसके अंदर जो हेपेटाइटिस है, तो हेपेटाइटिस के हवाले से हमें थोड़ा सा बताएं कि हेपेटाइटिस बेसिकली है क्या और ये किस तरह ट्रांसमिट होती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन को भी, और शाहिद नवाज साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। और जो हम आज यहाँ डिस्कशन करने जा रहे हैं प्री मैरिटल काउंसलिंग के लिहाज से, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और आपने जिस टॉपिक को टच किया, हेपेटाइटिस का नाम तो सबने सुना हुआ है, लेकिन हेपेटाइटिस बेसिकली एक जिगर की बीमारी है जिसकी बहुत सारी इकसाम हैं, जिसमें A, B, C, E, D टाइप भी है। लेकिन ज़्यादातर हम लोग जिसको सुनते हैं वो B और C की बात करते हैं, क्योंकि ये इन्फेक्शियस है, इसका ज़्यादा प्रॉब्लम है। हेपेटाइटिस A जो है उसे हम आम फहम ज़बान में जॉन्डिस कहते हैं, या यरकान, जो पुरानी हमारा जैसा गंदे खाने से या इस चीज़ों से फैलती थी। इसी तरह हेपेटाइटिस E का भी इसी तरह से मिलता जुलता तरीक़ाकार है, वो भी इसी तरह फैल जाता है। लेकिन हेपेटाइटिस A और E में फ़र्क क्या है कि जैसे आप और मैं एक नॉर्मल इंसान है, हमें हेपेटाइटिस A और E कुछ अरसे तक एक शॉर्ट टर्म इलनेस करेगा, जिसकी हम दवाई करेंगे और वो बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर हेपेटाइटिस E किसी हामला खातून को हो जाए तो ये उसके लिए जानलेवा हो सकती है, और ये इस हद तक जानलेवा और कॉम्प्लिकेशंस कर सकती है जिसका आम लोगों को नहीं पता। इसलिए हेपेटाइटिस की बहुत सारी इकसाम में एक मासूम डिजीज़ होते हुए जानलेवा हो सकती है। फिर हम बात करें अगर B और C की, तो हेपेटाइटिस B की तो वैक्सीनेशन हमारे पास मौजूद है और बहुत सारे लोगों ने अपने आप को वैक्सीनेट किया हुआ है, अपने आप को सेफ किया हुआ है। C की वैक्सीनेशन नहीं मौजूद, C की प्रिवेंशन है, जिसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को हम बताते हैं कि आप ब्लड से रिलेटेड या कोई चीज़ से आप कंटेमिनेटेड ब्लड जो है किसी मरीज़ का आपको टच करे थ्रू इंस्ट्रूमेंट, कोई इंजेक्शन, कोई रेज़र, टूथब्रश, कोई ऑपरेशन जिससे कि थ्रू या ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो, उसमें आपको फैल सकता है। तो ये बताने का मकसद ये था कि हेपेटाइटिस की बहुत सारी इकसाम है, इसमें हम हर बंदा अपने तौर पे इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल है कि हम अपने आप का पहले ख्याल करें। तो शादी हो या ना हो, ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो शायद हर लड़की या लड़के को पता होना चाहिए कि क्या मुझे कोई इन्फेक्शन है या नहीं है। क्योंकि एट टाइम्स हम सोचते हैं कि मेरा तो कोई सर्जिकल प्रोसीजर नहीं हुआ, मैं तो डॉक्टर के पास नहीं गया, मुझे कैसे हो सकता है। लेकिन हम कई दफ़ा हज्जाम के पास जाते हैं, बहुत सारे पेडी मैनिक्योर्स ख़वातीन करवाती हैं, लड़कों जाते हैं पार्लर्स पे, बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें आपको कट लग सकता है, यू कैन गेट इन्फेक्टेड। तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और हर चीज़, हर कट से भी आपको इन्फेक्शन नहीं होता, इसलिए भी आप अगर आपको लगे कि मुझे लग गया है या मुझे कोई प्रिक हो गया है, तो आप फौरी तौर पे इसको नहीं लेते। उसके लिए फिर डिफरेंट लेवल्स हैं आपकी एक रूटीन की टेस्टिंग होती है जिसे हम कहते हैं स्क्रीनिंग। उसमें हम एंटीबॉडीज करते हैं, वो पॉजिटिव भी आ सकता है, वो नेगेटिव भी आ सकता है। मेडिकल की ज़बान में से फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव में भी हम करते हैं कि वो हो सकता है गलत रिपोर्ट भी आ जाए, जिसको कंफर्म हम एक और टेस्ट जिसे PCR कहते हैं या नेट टेस्ट कहते हैं, उससे कंफर्म होता है, जिससे पता चलता है कि वाकई आपको है या नहीं है। और उसकी हम स्पेसिंग करते हैं, क्योंकि अगर आप इन्फेक्ट हुए हैं तो हर जरासीम आपके जिस्म में एक खास टाइम के बाद ग्रो करता है, तो हम उसके अंदर वो टाइम के स्पेसिंग के बाद आपको टेस्ट रिपीट करने को कहते हैं और स्पेशलिस्ट के पास भेजते हैं। इसी तरह हर बच्चा जिसकी शादी होने वाली है या जनरली भी, हेपेटाइटिस B वैक्सीनेशन अगर हुई है वेरी गुड, नहीं हुई हुई तो वन शुड गेट वैक्सीनेटेड। C के लिए वन शुड गेट इन्फॉर्म्ड कि भाई मुझे इन चीज़ों के लिए या तो अपने आप को टेस्ट करवाएं, एनुअल करवा लें, 5 ईयरली करवा लें, डजंट मेक्स एनी डिफरेंस। वन शुड गेट अवेयर्ड ऑफ वन सेल्फ, क्योंकि ये अवेयरनेस का ज़माना है और अब हमारी यूथ बहुत अवेयर्ड है। सिर्फ जहाँ पे गैप आता है वहाँ पे कम्युनिकेशन गैप आता है। सेकेंडली हम बात करें अगर शादी पे, इसके बाद HIV एक बहुत खौफनाक बीमारी समझी जाती है, उसमें भी 2 स्टेजेस हैं।
HIV पॉजिटिव होना बीमारी होना नहीं होता, एड्स वो बीमारी है जो वो कर देती है। अच्छा मैडम, ये जो सॉरी मैंने आपकी बात को जरा कता कलामी माफ, जो HIV है उस पर हम डिटेल में बाद में गुफ्तगू करते हैं। हम जरा पहले हेपेटाइटिस को जरा जो है ना उस पर जरा जो नाज़रीन है उनको आसान अल्फाज में जरा बता दें। तो मैडम आप बता रहे थे कि डॉक्टर साहब कि जो हेपेटाइटिस की कितनी अकसाम है, एक हेपेटाइटिस ए है, बी सी डी हमारे पास कम है, ई ज्यादा कॉमन, ई भी अब मौजूद है और प्रेगनेंसी में ज्यादा नजर आती है क्योंकि उसमें जानलेवा हो सकती है। तो ये जो जितनी भी अकसाम है इन सब का जो फैलाव है वो एक ही तरीके से होता है या अलग अलग तरीके से होता है? ये थोड़ा सा नाज़रीन को हम बताएं। हेपेटाइटिस ए, ई ये बेसिकली गंदी खुराक, गंदी चीजें, गंदे हाथ, गंदा मतलब जैसे हम पब्लिक में जाते हैं जनरल अनहाइजीनिक खाना, अनहाइजीनिक वॉशरूम्स, इन चीजों से फैलती है। गंद से आप कह लें, गंदा पानी, गंदा खाना, ये आपका फीको ओरल रूट हम इसे कहते हैं, उससे फैलती है। जहां तक बी और सी की बात है, ये बेसिकली ज्यादा हाईलाइट होते हैं क्योंकि ये आपके जिस्म के खून और मुख्तलिफ रतूबते जो आपके जिस्म से निकले, जैसे थूक है, मतलब बहुत सारे एग्जाम के जो सीरम्स हैं उनके थ्रू एक दूसरे को ट्रांसमिट हो सकती है। और ये हाईलाइट भी इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि आपका मुख्तलिफ जब आप किसी के इंटरेक्शन में इस तरह से आए कि आपका खून ट्रांसफर हो या कोई इस तरह, इसलिए हम कहते हैं कि अगर बी और सी है, किसी को पॉजिटिव है, तो उसे पहली तो चीज अपनी ट्रीटमेंट करवाएं, बिकॉज ये एक टैबू नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये ट्रीटेबल चीज नहीं है, इट इज ट्रीटेबल। अब माशाल्लाह मेडिकल ने काफी एडवांसमेंट कर ली, ट्रीट किया जा सकता है और क्योर इज वेरी गुड इन इट। लेकिन उसके साथ साथ अपने आप को प्रिवेंट करना और अपने साथ वाले लोगों को प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है। जो इसका बी सी पॉजिटिव है, बेहतर है कि वो अपने टूथब्रशेस, रेजर्स या कोई भी ऐसे आलात जिससे खून ट्रांसफर हो सकता है या जिसमें आपके पिंपल्स आए या किसी पे कट लग सकता है, वो आप शेयर ना करें किसी के साथ, ये लोग आपके साथ शेयर ना करें। सही। तो कई लोग समझते हैं कि शायद बर्तन अलहदा करने हैं, वो बी, ए और ई में है कि आप, क्योंकि उसमें खाने पीने के साथ, बी और सी में इस तरह नहीं है कि आप बर्तन अलहदा करें या वो, लेकिन हाँ आपको बेहतर है कि आप अपनी चीजों को सेपरेट रखें ताकि आप प्रिवेंट करें, अपने इर्द गिर्द को भी महफूज रखें और अपने आप को भी महफूज रखें। अच्छा जी जी प्लीज। अच्छा एक मैडम इस पे जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि जो इन्फेक्टेड अगर मदर है जो हेपेटाइटिस पॉजिटिव है, तो उससे जो वायरस है वो उसके बच्चे में ट्रांसमिट हो सकता है? सर इसमें दो चीजें हैं, क्या प्रेगनेंसी होने से पहले माँ को पता था या नहीं पता था, ठीक है, और दूसरा क्या प्रेगनेंसी के दौरान उसे पता चला। ठीक है, जैसे प्री मैरिटल काउंसलिंग की बात करें कि शादी से पहले, तो वो कोई शादी से पहले हमारा एक रेफरेंस है, मतलब एक नया स्टेप ऑफ लाइफ में एंटर होने से पहले यू वांट टू गेट इंट्रोड्यूस्ड। इसी तरह प्रेगनेंसी में एंटर होने से पहले भी प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग होती है, जो हमारे यहाँ रिवाज नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी अवेयरनेसेस को हम नहीं तरजीह देते। बेसिकली जब आप प्लान करते हैं ना कि अब मुझे प्रेग्नेंट होना है, उससे पहले आप अपनी वैक्सीनेशन कंप्लीट करवाते हैं, आप अपने कंप्लीट ब्लड चेकअप्स करवाते हैं, आप अपना चेक करवाते हैं कि वेदर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो नहीं जो पहले नहीं डायग्नोज हुआ या अब मेरे प्रेगनेंसी के लिए या मेरे आने वाले बच्चे के लिए प्रॉब्लमैटिक हो। लेकिन अब वो हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं है। अगर तो खातून को पहले से प्रेगनेंसी से पहले से ही हेपेटाइटिस था और उसने ट्रीटमेंट ले लिया हुआ है, तो उसका चांस बहुत कम है कि वो बच्चे को ट्रांसमिट करे, लेकिन रिस्क रहता है क्योंकि रिवाइवल तो किसी टाइम पे भी हो सकता है। तो उसके लिए फिर मल्टी डॉक्टर्स की टीम जो है वो उस पेशेंट को कैटर करती है। इसलिए हम कई दफा कुछ प्रेगनेंसीज को जब कहते हैं ना कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है या मल्टी डॉक्टर इन्वॉल्व होते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं आप टर्शरी केयर में या ऐसे सेटअप में जाएं जहाँ पे आपके लिए एक से ज्यादा डॉक्टर्स एक जगह पे मौजूद हो, आपको बार बार मुख्तलिफ जगहों पे ना जाना पड़े, और बच्चे के लिए भी मल्टीपल फैसिलिटी मौजूद हो जिसको डिफरेंट डॉक्टर्स देखने के लिए मौजूद हो। तो ऐसी प्रेगनेंसीज को हम अक्सर स्पेशल केयर में लेके जाते हैं, उन्हें आम छोटे सेटअप्स में नहीं रखते। सेकेंडली ये अगर प्रेगनेंसी से पहले था, बेहतर है कि उसकी ट्रीटमेंट करवाएं। अगर आप एंटर हो गए हैं तो फिर कट ऑफ्स होते हैं डिफरेंट, कि आपकी वायरल लोड कितना है आपकी बॉडी में, कितनी इन्फेक्शन, कितना आपका लिवर कॉम्प्रोमाइज है, उसके मुताबिक डॉक्टर डिसाइड करता है कि अगर बहुत आउटरीच मतलब बहुत एक्टिव डिजीज है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकती है, माँ के लिए थ्रेटनिंग हो सकती है, तो हो सकता है प्रेगनेंसी को स्टॉप करना पड़े। लेकिन ये एक कंसल्टेंट ओपिनियन है जो कि आपको आगे, और हो सकता है कि वो इतना लो हो जिसको आप ट्रीट कर सकते हैं, आप उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट, क्योंकि हर ट्रीटमेंट का बेबी पे इफेक्ट आता है। सही है। तो हर दवाई भी तो आप प्रेगनेंसी में नहीं ऑफर कर सकते जी, ठीक है। तो वो चीजें फिर बड़ी क्लोज लाइजॉन के साथ और चीजों को देख के आपको चलना पड़ता है। तो
ये सब चीज़ें आपके साथ हैं। फिर प्रेगनेंसी में अगर आपका डायग्नोज हो गया, आपने उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, आपका वायरल लोड कम है, फिर डिलीवरी पे इफेक्ट आता है, आपको नॉर्मल डिलीवर होगा या सिजेरियन। कुछ लोगों को ये भी तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं कि डॉक्टर सिजेरियन कर रहे हैं जानबूझ के। डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट की कंडीशन ये डिसीजन होता है, जिसमें उसको बताते हैं कि आपको इसलिए नॉर्मल में आपके बच्चे में ट्रांसफर का रिस्क ज्यादा है या सिजेरियन में ज्यादा, डिपेंडिंग अपॉन कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। बहुत सारे फैक्टर्स को देखा जाता है। फिर ये तो सारी चीजें जिस तरह कह रहे हैं ना, क्योंकि एक बंदा डिसाइड नहीं कर सकता, मुख्तलिफ कंसल्टेंट्स हैं विच विल मेक अ चेन टू उसको एक प्रॉपर प्रोविजन दी जाए। और हमारा डिपार्टमेंट आपको एक अच्छा रेफरल दे सकता है जहाँ पे वो बता सकता है कि जी दिस इज नॉट अ सिंपल थिंग। सही है, क्योंकि अक्सर आप जब मल्टी टर्शरी केयर में जाते हैं वहाँ पे डॉक्टर्स बिजी होते हैं, दे डोंट गेट इनफ टाइम फॉर काउंसलिंग। वी काउंसल देम, वी गाइड देम अकॉर्डिंगली टू देयर असेसमेंट कि जितना वो समझ सकते हैं कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर देम। सेकेंडली फिर बच्चों की ब्रेस्ट फीडिंग को भी लेके इश्यूज आते हैं कि BC पॉजिटिव है, क्या ये फीड करवा सकती है, नहीं करवा सकती। B और C का भी एक वही बात है, अगर आप कंट्रोल्ड हैं, आप ट्रीटेड हैं, देयर इज वेरी हाई चांस कि आप अपने बच्चे को भी फीड करवा सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आप फीड नहीं करवा सकते। ठीक है। लेकिन अगेन वही बात है, आपका बच्चा अगर आप BC पॉजिटिव है, डिलीवर हुआ है, उसकी स्पेशल प्रोटोकॉल फॉलोअप्स होंगे कि वेदर उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं डेवलप हो गया, तो उसके लिए यू हैव टू गेट इट फॉलो अप। फिर उसके बाद उसकी ब्रेस्ट फीडिंग होनी है, नहीं होनी, कितने अरसे तक रख सकते हैं, कितना, वो सारा भी आपको फिर एक क्लोज लाइजॉन में चलना पड़ेगा। मतलब ये चीजें जितनी देखने में आसान लगती हैं उतनी है नहीं। और इसके लिए हमारा सेटअप में प्रॉब्लम जिस तरह है कि बहुत सारी चीजों में फिर फाइनेंसेस आर इन्वॉल्व, कन्वेंस इज इन्वॉल्व, डिस्टेंस इज इन्वॉल्व, जहाँ पे आके डिलेज आते हैं और प्रॉब्लम छोटी होती है और प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे यहाँ अवेयरनेस का है। जब हम यहाँ पे प्री मैरिटल की भी बात कर रहे हैं, हम इन्फेक्शंस की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ अवेयरनेस कम होने की वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। मैडम अगर मैं इसको जरा सिंप्लीफाई करूँ और एक अगर मतलब एक जुमले में या एक फिक्रे में आपसे मैं पूछना चाहूँ कि जो पॉजिटिव मदर है उससे कितना % चांस है हेपेटाइटिस वायरस का ट्रांसमिट होने का उसके बच्चे के अंदर, तो ये इस पे बताएं क्या मतलब कितने % चांस है? सर इसमें देखिए डिपेंड करता है कि मदर की सिचुएशन क्या है, ओके, कितनी कॉम्प्रोमाइज्ड है, ठीक है, उसका इन्फेक्शन रेट क्या है, ओके, उसके अंदर कितना जरासीम है, ओके, वो फिर PCR टेस्ट, एडवांस टेस्ट होते हैं जिससे हम असेस करते हैं। सही सही। फिर उससे वो बताया जा सकता है कि इतने % चांस है, इतने % नहीं है। और लेकिन अगर आप क्योर पे हो, ट्रीटमेंट पे हो, तो चांसेस आर वेरी लेस, बट स्टिल सर्विलेंस इज इम्पोर्टेंट। सर्विलेंस मतलब उसका फॉलो अप, बार बार टेस्टिंग करना कि कहीं डेवलप ना कर ले या लाइफ लॉन्ग बच्चे के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो वो फॉलो अप्स आर इम्पोर्टेंट है। तो वो चीजें, लेकिन आप ये कहें कि जी बच्चे को जरूर होगा, इट इज नॉट 100%। ठीक है, लेकिन मतलब टू बी ऑन द सेफर साइड, मतलब जिस तरह हम पहले भी बात करते हैं, तो जो टेस्टिंग है, रेगुलर टेस्टिंग और प्री प्रेगनेंसी जो काउंसलिंग है, जो प्री प्रेगनेंसी टेस्टिंग है, वो स्क्रीनिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही है बिल्कुल, जैसे हम प्री मैरिटल काउंसलिंग में बात करते हैं, बेसिकली काफी टेस्ट वही होते हैं जो आप उधर भी रेप्लिकेट करते हैं, बट जैसे इन्फेक्शंस की हैं या कुछ चीजें जिनका हमें चांस है कि हमारी सोसाइटी में ज्यादा, उनके लिए फिर वो बेहतर है। ठीक होगा। मैडम दूसरा ये है कि हेपेटाइटिस के बारे में, मतलब अभी तो गवर्नमेंट ने, सरकार ने मतलब तहसील लेवल पे बड़ा हेपेटाइटिस के हवाले से क्लिनिक्स भी कायम किए हुए हैं हमारे डिपार्टमेंट ने, तो थोड़ा सा मिथ्स भी हैं हेपेटाइटिस के हवाले से, तो थोड़ा सा हमें ये बताएं कि हेपेटाइटिस जो है वो कितनी क्योरेबल है और क्या हम इसकी प्रिवेंटिव साइड पे भी ज्यादा काम करना चाहिए, और दूसरा जो क्यूरेटिव कितना मतलब क्योरेबल है या नहीं है, जो मिथ्स हैं मुख्तलिफ इसके बारे में, जो वो उसकी उसमें क्या रियलिटी है? कोई भी डिजीज अर्ली टाइम पे डायग्नोज हो जाए 80 to 90 इवन अप टू 100% क्योरेबल है। जैसे हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन है, इफ यू आर वैक्सीनेटेड यू आर वेरी लेस चांस कि आप उसको डेवलप करें, और उसकी क्योरेबिलिटी की तो बात ही हम प्रिवेंट करें। प्रॉब्लम आ गया सी का क्योंकि वैक्सीन नहीं है, तो हमें प्रिवेंशन है कि हम उसकी खुद एहतियात करें। इफ़ यू आर वंस प्रिक तो फॉलो प्रॉपर रखें, ट्रीटमेंट प्रॉपर रखें, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जहाँ पे मुफ्त इलाज भी मिल रहा है। बहुत महंगे जो ट्रीटमेंट है वो मुफ्त हुकूमत प्रोवाइड करती है। हाँ, उनको असेस करना, उन तक पहुंचना, उनका नॉलेज होना एट टाइम्स एक बैरियर बन जाता है। तो हम लोग इसीलिए यहाँ बैठे हुए हैं कि हम उन सेंटर्स का पता है हमें, हम जिन्हें रेफर कर सकते हैं। तो वो थोड़ी चीजें आप अगर लाइन अप कर लें, शेप अप कर लें, अब मीडिया पे उस चीज को हाईलाइट कर लें, क्योंकि अब मीडियम भी तो बहुत स्ट्रांग हो गया है कि जिसपे हम मैसेज को कन्वे कर सकते हैं, तो इट इज वेरी मच क्योरेबल। अब आपको
हेपेटाइटिस सी से मरते हुए मरीज उस तरह नजर नहीं आते या मोर्टेलिटी उतनी हाई नहीं रही। हाँ, लेकिन अगर आप बहुत लेट डायग्नोज हो रहे हो, बहुत लास्ट स्टेज पे पहुंच गए हो, और फिर लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कोई भी बीमारी हो, बेशक वो हेपेटाइटिस है या सिंपल शुगर ब्लड प्रेशर की बात करें, लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका हेल्दी लाइफस्टाइल, आपका मेंटल हेल्थ, दीज थिंग्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। वेलकम बैक जी डॉक्टर साहब, हमारी गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाते हैं। तो दूसरी जो एक बीमारी है HIV एड्स, जिसका नाम नाज़रीन ने काफ़ी सुना होगा। HIV एड्स के बारे में हमें बताएं। बेसिकली एक तो बताएं कि ये है क्या, बीमारी है क्या, ठीक है, फिर किस तरह फैलती है, और फिर इस पे इसके बचाव के ऊपर भी हम आएंगे और इसके फैलाव के ऊपर भी। पहले तो मैं ये बताएं कि बेसिकली बीमारी है क्या चीज़। सर, इस HIV स्टैंड्स फॉर ह्यूमन इम्यूनोवायरस। ये वो वायरस है जो आपके इम्यून सिस्टम या कुव्वत मुदाफ़ियत पे इफेक्ट करता है, ठीक है। अब इसमें दो कंडीशंस हैं। एक है HIV पॉजिटिव, यानी आपके ब्लड में HIV का जरासीम मौजूद है, ये है HIV पॉजिटिव। एक कंडीशन है एड्स। लोग अक्सर इन दोनों को इकट्ठा बना लेते हैं, मिक्सअप, क्योंकि एड्स का मतलब है कि उस वायरस ने आपके कुव्वत मुदाफ़ियत के सिलसिले पे अटैक कर दिया है और आप में अब कुव्वत मुदाफ़ियत नहीं रही। आपको हर तरह का इन्फेक्शन जो नेचुरली हमें कई दफा, आप जिस तरह हम बैठे हुए हैं बात कर रहे हैं, वो आपको हर चीज नहीं इफेक्ट करती, तो वो आपको हर चीज इफेक्ट करने लग पड़ेगी। दैट इज एड्स, दैट इज अनदर कंडीशन जिसमें HIV एक्टिव हो गया आपकी बॉडी में। मतलब आपकी जो कुव्वत मुदाफत है वो इतनी कम हो जाती है कि मतलब कोई भी छोटा कोई इन्फेक्शन भी आपको हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो वो ज्यादा वो होगा। मतलब आपको जिसका गला खराब है किसी का, तो आपका वो रहेगा, आप डिफेंड ही नहीं कर सकते, आपका डिफेंसिव सिस्टम ही खत्म हो गया बॉडी का। जब आप समझे ना आप डिफेंसलेस बैठे हुए हैं, तो जो चीज आएगी यू विल रिसीव इट और वो आपको खराब करेगी। वो स्किन इन्फेक्शन है, वो बेशक आपका गला खराब है, वो पेट खराब है, वो व्हाटसोएवर इट इज। तो इट इज अ वेरी बैड कंडीशन फॉर अ पर्सन जिसको एड्स डेवलप हो जाए। सेकेंडली, अब आ गए वो एक एक्सट्रीम कंडीशन है, उस पर अक्सर मरीज जब जाता है वो एक अलग चीज है। लेकिन हमारे लिए ज्यादा कंसर्निंग चीज जो है वो HIV पॉजिटिव, कि आपके जिस्म में जरासीम आ गया है, अब क्या करना है, ठीक है। अब HIV पॉजिटिव होने का मतलब ये कि आपको एड्स नहीं हुई, आपको HIV पॉजिटिव है, ठीक है। अब होता क्या है कि हमारे यहाँ HIV एड्स को, मतलब HIV पॉजिटिव को एक टैबू बना दिया गया है। जिसको पॉजिटिव आ जाएगा वो उसकी टेस्टिंग से भी डरेगा, वो दोबारा ट्रीटमेंट लेने के लिए भी डरेगा कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, कि HIV इज समथिंग जो आपका ह्यूमन इंटरेक्शन से बढ़ता है या ब्लड से आपको इंटरेक्ट होता है या आपके जो ब्लड के सीरम्स हैं उससे फैलता है, तो लोग उसको उससे टैबू अटैच कर देते हैं कि मतलब मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन होगी। जबकि इसमें बहुत सारी चीजें, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है ट्रीटमेंट, तो बहुत सारी चीजें। अब जिस तरह रिसेंटली डायग्नोज हुआ कि बहुत सारे डायलिसिस सेंटर में HIV स्प्रेड कर रहा था या वो फैला, ड्रग एडिक्ट्स के थ्रू फैल जाता था, या वो लोग जो ट्रैवल करते थे ड्राइवर्स वगैरह उनके थ्रू फैलता था। लेकिन अब ये चीज अब एक आम चीज हो गई है, अब ज्यादा फैल रहा है, तो अब इस चीज को टैबू के तौर पे लेके चलेंगे तो घर बैठ के तो कुछ होगा नहीं। सो फर्स्ट थिंग इज कि आपको पता चल गया कि ये यहाँ से मुझे लग सकता है, तो फर्स्ट थिंग प्रिवेंट, ट्राई टू अवॉइड। नंबर 2, अगर पॉजिटिव आ गया है तो उसको ट्रीट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल कंफर्म करें, फिर अपना वायरल लोड चेक करें कि आपकी बॉडी में कितना वायरस आ गया। अब एंटी रिट्रो वायरल थेरेपी है एंड इट इज वेरी इफेक्टिव। आपका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हो जाता है, यू कैन हैव अ वेरी गुड लाइफ विद अ वेरी लो प्रोफाइल। लेकिन हाँ, इसमें आपके स्पाउसेज हैं, जैसे कोई भी आपकी जो इन्फेक्शियस डिजीज है उसमें आपको अपने स्पाउसेस का ख्याल रखना पड़ता है, जिसके लिए आपको बैरियर मेथड्स यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि बैरियर कोई और मेथड आपको बचाता नहीं है, तो बैरियर मेथड इज फॉर मैंडेटरी फॉर एनीवन जिसको कोई इस तरह की इन्फेक्शियस डिजीज है। सेकेंडली, वो जो ट्रीटमेंट है वो आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगा क्योर में। इसमें अगर खातून है, उसे प्रेगनेंसी हो गई है, उसे पहले पता है तो बहुत अच्छी बात है कि वो पहले ट्रीटमेंट पे चली जाए। और अगर उसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पता चला, क्योंकि उस वक्त स्क्रीनिंग करते हैं, पहले स्क्रीनिंग नहीं हो रही होती, तो उस टाइम पे पता चला तो उस टाइम पे भी एक खास टाइम के बाद आपको ये ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। अब होता क्या है कि मदर टू बेबी वर्टिकल ट्रांसमिशन हो सकती है, लेकिन अगर आप इफेक्टिव ट्रीटमेंट पे हैं तो इसकी ट्रांसमिशन लेस देन 1% है। मतलब बहुत कम चांस है कि आपसे बच्चे के ऊपर है, तो मतलब इसका लेस देन 1% है कि बच्चे को, ठीक है। तो उसमें फिर वही बात है कि मल्टी डॉक्टर टीम होगी जो आपको
ट्रीटमेंट लेगा, आपका केयर प्रीनेटल केयर यानी हमल होने के दौरान आपका ट्रीटमेंट ज़्यादा होगा, ज़्यादा लोगों के साथ आप इंटरेक्ट करेंगे, बच्चे को भी बाद में फॉलो अप पे रखा जाएगा। और अगर आप अच्छा एक्टिव ट्रीटमेंट लेंगे तो मदर की लाइफ भी सेफ हो सकती है, बच्चे की भी सेफ हो सकती है, क्योंकि अगर आपको ट्रांसमिट हुआ है या मेल भी है उसको हुआ है तो ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है और बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है। म्यूटेशन आ गई है, कई जगहों पे रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स आ जाते हैं, बट स्टिल रेजिस्टेंस के लिए भी ट्रीटमेंट्स हैं हमारे पास। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको ट्रीट करवाएं। इट्स नॉट लाइक कि HIV हो गया तब ये ट्रीट नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, HIV में ये एक खतरनाक बात है कि वो एक्टिव किसी टाइम पे भी हो सकता है। HIV पॉजिटिव है और वो एक्टिव हो जाए, दैट इज प्रॉब्लमैटिक। इसलिए आपको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट पे, फॉलोअप्स पे रहना पड़ता है कि मैं एक्टिव वायरस के साथ तो नहीं आ रहा। तो ये चीज़ें आप साथ चला सकते हैं। अगर फीमेल है वो अपनी बेबीज को ब्रेस्ट फीड कर सकती हैं, लेकिन अगेन लिमिटेशंस हैं, उसमें कंसल्टेंट ओपिनियन चाहिए आपको। तो वो सब चीज़ें हमें लेके साथ साथ चलनी है, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड सी कंडीशंस हैं जिनको लेके चलना है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल कम प्रिवेंशन, जिस पे हम बात करेंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है कि आप अपने आप को सेफ करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरा कोई ऐसा इंटरेक्शन हो गया है या मेरा कोई ऐसा आपको लगता है कि आई कैन गेट इट ड्यू टू एनीथिंग, प्रिक हो गया या कोई आपको इस तरह का इंटरेक्शन हुआ है, तो जस्ट गेट इट टेस्टेड एंड कीप ऑन फॉलो अप जब तक कि आपको कंसल्टेंट ये ना कहे कि यू डोंट नीड एनी फॉलो अप। ओके मैडम, जिस तरह आपने बताया कि इसके साथ काफ़ी स्टिग्मास मतलब अटैच्ड हैं, तो हमारे नाज़रीन की आसानी के लिए कि इसका जो फैलाव है वो किस किस तरीके से हो सकता है, ताकि जो स्टिग्मा अटैच है उसके साथ, जिस तरह आप बता रहे थे कि मतलब एक फीमेल है और वो पॉजिटिव है, और उसके साथ तो जिस तरह मतलब गिवन द कंडीशन जो हमारी सोसाइटी का कल्चर है वो तो बहुत ज़्यादा उसके साथ मतलब स्टिग्मा अटैच। तो ये थोड़ा सा नाज़रीन को बताएं कि फैलाव किस किन वजूहात की वजह से हो सकता है, ताकि वो जो स्टिग्मा अटैच है उसको कम करने में जो है कोई भी चीज जो ब्लड से आपके अंदर जाती है ना, कोई भी चीज जो ब्लड इन्फेक्टेड है, वो नीडल हो, वो टूथ एक्सट्रैक्शन है, वो आपका किसी बंदे से इंटरेक्शन है, क्योंकि इसमें हस्बैंड वाइफ प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं, इसमें बहुत सारे सोशल इश्यूज आ जाते हैं बीच में। लेकिन बात यह है कि हमारे यहाँ थोड़ी सी टॉलरेंस डेवलप करने की जरूरत है। हमें उस डिनाइल से निकलना है कि हम इस अवेयरनेस को फैलाएं कि एक चीज से नहीं होती, क्योंकि साइंस खासतौर पर बायोलॉजी में कोई रूल नहीं है, कोई लॉ नहीं है, क्योंकि हर इंसान एक ही चीज को मुख्तलिफ तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकता है। इसलिए फिजिक्स में आपको मिलेंगे लॉज, मैथ्स में मिलेंगे, क्योंकि वो क्लियर कट इन्फॉर्मेशन है। इंसान एक ही चीज को, अब जैसा कोरोना फैला तो वो एक ही, कुछ लोग उससे फौत भी हो गए, कुछ लोगों को कुछ भी नहीं हुआ, कुछ लोग उससे बीमार भी हो गए, कुछ लोग ICU से भी होके वापस आए। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था कि ये ऐसे करेगा, ये ऐसे। तो सेम गोज विद ऑल दी वायरसेस एज वेल, कि आप किसी पे हार्ड एंड फास्ट ये। लेकिन ये वही बात है कि कुछ चीजें जिस तरह इंट्रोड्यूस हुई सोसाइटी में, क्योंकि वो ड्रग एडिक्ट्स के थ्रू हुई, वो अंग्रेजों से नाइट क्लब्स के थ्रू हुई, तो वो एक टैबूज उनके साथ है। नो डाउट दैट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि जिससे ये फैलता है, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स जिसके थ्रू फैल सकता है। जैसे अब रिसेंटली डायलिसिस सेंटर का हमें पता चला, अब उसमें किसी को तो नहीं पता कि मैं जान बचाने जा रहा हूँ या मैं एक वाले जान लेके जा रहा हूँ। तो थिंग्स आर रिलेवेंट, क्योंकि इसमें आप ये कहें कि ये प्रोफेशनल की नेग्लिजेंस है या ये, इट इज, हम इंसान हैं, बिल्कुल गलती सबसे होती है। तो वी हैव टू कंसीडर एंड वी हैव टू बी टॉलरेंट टू द सोसाइटी, और उसमें अगर हम इस चीज को लेके अवेयरनेस के साथ चलेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। अच्छा जी, बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब। मतलब जो मेरे ख्याल से जो स्टिग्मा अटैच है वो हमें समझने की जरूरत है, जिस तरह आपने बताया है कि उसकी वजह से किसी की जान चली जाए, बिल्कुल, और वो फैलाए उस चीज को चुप करके कि मैं ना बताऊं, उससे बेहतर है कि वो ओपनली बता के उससे सेव कर ले। जैसे हम अबॉर्शंस की बात करते हैं और फैमिली प्लानिंग की बात करते हैं, तो फैमिली प्लानिंग पे लोग तौबा तौबा तौबा, और अबॉर्शंस जो हो रहे हैं और जो हमारे मतलब कानून के तहत इलीगल है, और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और हमारा जो मतलब पाकिस्तान का आईन है उसके मुताबिक, हाँ, वो लोग उस पे मतलब मसला नहीं है, उस पे मसला नहीं। दिस इज अ सोशल डिलीमा ना, कि अच्छा वो हो नहीं सकता तो चोरी से कर लेंगे, लेकिन बाय रूल नहीं चलेंगे। तो इस चीज को थोड़ा नॉर्मलाइज करना बहुत जरूरी है।
तो ये मेरे ख्याल से जो मतलब समझने की जरूरत है कि अगर कोई HIV पॉजिटिव है तो उसकी देयर कैन बी सो मेनी रीजंस, सिर्फ एक रीजन पे फोकस नहीं आपने करना कि यही वजह है और करेक्टर असैसिनेशन स्टार्ट नहीं कर देनी है उसकी, और मतलब आपने उसकी प्रिवेंशन, उसकी क्योर पे जाना है फर्दर उसको, मतलब उसको, अगर एक बंदे से गलती हुई है तो वो किसी और से भी हो सकती है, किसी और, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसके लिए वो इतना बड़ा उसको ना बनाए कि दूसरा जिससे हो गया है वो उसको कह के अच्छा मैं तो बताऊंगा नहीं, मेरे साथ ये करेंगे, बिल्कुल सही बात। वो इस तरह एक काली बादल को छटने से बेहतर है कि आप उसे साफ करें। प्रेशर, मतलब जो प्रेशर हम उसके ऊपर डाल रहे होते हैं, वो जो स्टिग्मा के साथ, वो हमें कम करने की जरूरत है ताकि वो फील फ्री हो और वो मतलब अपनी और ये ना सोचे, क्योंकि देखिए डॉक्टर्स कभी भी किसी मजहब को लेके, किसी ट्रीटमेंट को लेके बाइस नहीं होता। सही बात है। और ये उसके एथिक्स के भी खिलाफ है कि वो कहे कि ये हिंदू है तो मैंने इसका इलाज नहीं करना, ये ईसाई है तो मैंने इसका इलाज नहीं करना। वो हर बंदा, उसके लिए हर बंदा इंसान है। और इसी तरह वो जबकि कोई बंदा उसके पास आता है, वो ये नहीं कह सकता कि ये करेक्टरलेस बंदा है, ये करेक्टरफुल बंदा है तो मैंने इसका इलाज करना है। उसके लिए मरीज है वो। उस टाइम पे ये चीज बेहोश बंदे से आप ये तो नहीं पूछते कि व्हाट इज योर जॉब, आप तो हर बंदे का इलाज कर रहे हैं। तो ये चीज सोच के जाएंगे, जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको नहीं सोचेगा कि व्हाई यू आर हैविंग इट, क्योंकि वो बैठा ही वहां पे इसलिए हुआ है ना। सही बात है। अब HIV क्लिनिक्स बने हैं या हेपेटाइटिस क्लिनिक्स बने हुए हैं, वो इसका मतलब है कि जो उस क्लिनिक में जा रहे हैं सारे ही बुरे हैं, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। सही बात है, बिल्कुल ऐसी। तो वी शुड बी टॉलरेंट टू दैट के। ओके, बिल्कुल सही बात है जी। बिल्कुल आपने डॉक्टर साहब इसमें बड़े मतलब मेरे ख्याल से बड़ी क्लैरिटी से बताया कि मतलब वन शुड क्या करना चाहिए कभी इंसान को अगर वो HIV पॉजिटिव है, या मतलब उसकी सराउंडिंग में या उसका कोई सिबलिंग है तो उसको किस तरह बिहेव करना चाहिए। दूसरा मैडम, एक इस पे सबसे जो इम्पोर्टेंट, हमने पहले हेपेटाइटिस के हवाले से भी बात की थी कि जो HIV की ट्रांसमिशन है फ्रॉम द मदर टू हर बेबी, ये कितना इसका चांस होता है और क्या क्या करना चाहिए उसके प्रिकॉशनरी मेजर्स, या उसको कह लें, या मतलब क्या करना चाहिए अगर एक मदर जो पॉजिटिव है HIV के हवाले से, तो उसको क्या करना चाहिए टू सेफगार्ड हर बेबी, क्या करना चाहिए? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए माँ जो भी है ना वो अपने बच्चे को सेफ ही रखना चाहती है। पहली चीज तो ये कि अगर वो HIV पॉजिटिव और उसे पता है तो उसे इमोशनल सपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट जरूरी है। बिल्कुल सही बात, ठीक है, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें इमोशनल सपोर्ट इन एनी केस चाहिए। सेकेंडली, अगर आप ट्रीटमेंट लेंगे तो इट इज नॉट अ बिग इशू, लेकिन अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेंगे देन सब कुछ बच्चे को जाएगा, क्योंकि वर्टिकल ट्रांसमिशन है, ब्लड से, माँ से ही ब्लड ले रहा है ना बच्चा, और ब्लड तो सारा जा रहा है बच्चे में, तो वो तो फिर उसको जाएगा। सो अगर आपका ट्रीटमेंट ठीक है, आपने उसे टाइमली डायग्नोज कर लिया है, आपने उसको ट्रीटमेंट दिया है, तो बच्चे में लेस देन 1% चांस है कि वो डेवलप करे। फिर वही बात है कि नॉर्मल होगा, सिजेरियन होगा, वो भी अगेन आपकी किस वक्त डायग्नोज हुआ, कितना ट्रीटमेंट चल रहा है। अगर बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट चल रहा है और बहुत अच्छा कंट्रोल चल रहा है वायरस का, तो आप नॉर्मल भी डिलीवर हो सकते हो। लेकिन अगर आपका नॉर्मल नहीं डिलीवर हो, मतलब नॉर्मल डिलीवरी नहीं भी हो सकती, उसमें ये वजह होगी कि आपका वायरल लोड बहुत ज्यादा है, आप डायग्नोज बहुत लेट हुए, आपका चांस के जब जिस टाइम पे बेबी ने डिलीवर होना है वो जो वाटर बैग लीक करेगा उसमें वो इन्फेक्शन ले सकता है। क्योंकि अल्लाह मियां ने एक सिक्योरिटी बनाई है ना बच्चे की, तो उसके अंदर फिर वो सिजेरियन को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि आप डॉक्टर्स ने भी तो एक खास पैरामीटर्स है ना कि हम इसके अंदर रह के ये कर सकते हैं, और हर चीज पेशेंट को काउंसिल कर, और फिर उसमें डॉक्टर्स की भी स्पेशल प्रोटोकॉल्स होते हैं कि जिन्होंने स्पेशल किट्स पहननी है, स्पेशल OT अरेंज होगा, हर चीज स्पेशल की जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि आपने अगले मरीज को वो चीज नहीं ट्रांसमिट करनी। तो वो एक बहुत प्रोटोकॉल के साथ, और ये वही अगेन बात है कि आप टर्शरी केयर में जाओगे जहाँ पे मल्टीटास्किंग होगी, जहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी के डॉक्टर्स अवेलेबल होंगे, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, आपके गायनोकोलॉजिस्ट हैं, सर्जन हैं, व्हाट्सएवर इज रिक्वायर्ड फॉर, न्यूनेटल स्पेशलिस्ट होंगे कि वो उस बेबी को बाद में कैटर कर सकें, उसको चेक कर सकें उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। लेकिन अगर सब कुछ अंडर कंट्रोल चल रहा हो तो लेस देन 1% चांस होता है कि बेबी में ट्रांसमिट। सही हो गया। अच्छा मैडम, एक तो ये था कि जो अपना मतलब हेपेटाइटिस है और HIV है, इसकी जो ट्रांसमिशन है या इसकी जो टेस्टिंग है, मतलब स्क्रीनिंग है, वो तो वैसे भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, हर किसी को करवानी चाहिए। लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं कि जो प्री मैरिटल काउंसलिंग है, उसके साथ HIV और हेपेटाइटिस को आप कैसे लिंक करेंगे, और कितनी अहमियत है प्री मैरिटल काउंसलिंग की HIV को और हेपेटाइटिस को लेकर? देखिए, प्री मैरिटल तो हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि शादी एक ट्रांजिशन है लाइफ में, और एक जोड़ा जो है ना, मेल और फीमेल का, ये एक यूनिट है किसी सोसाइटी का भी, और उससे ही सारी आगे बच्चे
बरादरी, फैमिलीज, नस्लें सब चलती हैं, ठीक है ना। देखिए हजरत आदम और अम्मा हवा से एक पेयर था जिससे आज दुनिया के इतने मिलियंस ट्रिलियंस लोग हैं। तो ये यूनिट तो हमेशा रहेगा। अब वो यूनिट अगर हेल्दी होगा मेंटली, फिजिकली, तो वो इम्पोर्टेंट है। अगर इन्फेक्शियस डिजीजेस की बात करें, देखें कुछ लोग हैं जो डॉक्टर्स हैं जैसे, या ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जिनका इंटरेक्शन रेडिएशंस के साथ ज्यादा है, या मतलब डिपेंड करता है ना व्हाट सॉर्ट ऑफ जॉब यू आर इन, तो उनको वो दे आर एट हाई रिस्क। तो वो वैसे भी अपनी, क्योंकि हमारे यहाँ वर्क एथिक्स में या हम लोग इतना रूटीन की वो स्क्रीनिंग नहीं होती है हमारी। बाहर के मुल्कों में स्क्रीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ जो इंटाइटल्ड है। जी बिल्कुल। तो हमारे यहाँ वो नहीं होती। लेकिन अगर मैं स्क्रीनिंग की बात करूं तो हमारे मुल्क में हेपेटाइटिस बी, सी, HIV एक राइजिंग प्रॉब्लम है। जो ट्रीट की जाए तो कोई मसला नहीं है, और अगर ना ट्रीट की जाए तो इट कैन बी अ डिजास्टर्स फॉर फैमिली एंड देयर किड्स एंड द होल सेटअप, ठीक है। तो इसलिए इन्फेक्शंस तो आपको देखनी है। इसके बाद हम आते हैं, जब कपल की बात करते हैं तो उधर आपको पता है कि उन्होंने एक नई फैमिली इंट्रोड्यूस करनी है, तो उसके अंदर फिर जेनेटिक इश्यूज, आइदर दे आर कजन, दे आर नॉट, हाउ दे आर रिलेटेड, इवन कजन है नहीं कजन है। हमारे यहाँ एक आम थैलेसीमिया सेंटर्स, अब जरा आगाही हो गई है कि थैलेसीमिया एक मर्ज है जिसमें बच्चों की और उनके साथ साथ उनके पेरेंट्स की लाइफ बहुत क्रिपी हो जाती है कि वो मेजर हैं, उनकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रही हैं, और वो उनकी सोशल लाइफ, उनकी रेगुलर लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। तो हमारे यहाँ वो चीज़ों को थोड़ा सा हाईलाइट करना, कुछ टेस्ट करवा लेने से, और सिंपल से टेस्ट हैं जिन्हें हम करवा ले तो बेहतर है। हाँ, हमारे यहाँ कोई लेजिस्लेचर ऐसा नहीं बना हुआ कि जिसको हम देख के कहें कि ये वाले टेस्ट करवाएं, इस तरह से हाईलाइट नहीं हुआ। जैसे फीमेल्स के लिए उनका ब्लड ग्रुप जानना बहुत ज़रूरी है, तो वो आइदर दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव ब्लड ग्रुप है और उनका बेबी पॉजिटिव है तो उनके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो सकती हैं। तो डिलीवरीज तो बच्चों की होनी है, तो दे शुड नो कि व्हाट देयर ब्लड ग्रुप इज, ठीक है। जिस तरह मेल्स को ये बेसिक नॉलेज है जो हम सबको, जो कि मेजॉरिटी लोगों को नहीं पता होती कि व्हाट इज देयर ब्लड ग्रुप। फिर हम एक रूटीन का टेस्ट करवाते हैं, कंप्लीट ब्लड पिक्चर, जो CBC जिसे कहते हैं, जिसमें हम आम फैम जबान में खून की कमी का पता करने के लिए HP का पता कर लेते हैं कि हीमोग्लोबिन कितना है। उसी से हमें थैलेसीमिया की भी लिंक मिल जाता है, उसमें बहुत सारी चीज़ों का लिंक हमें मिल जाता है। तो ये एक बेसिक टेस्ट हैं जिनको अगर आप कराएं तो आपके बहुत सारे इश्यूज को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। सही। फिर जिगर का टेस्ट है, गुर्दों का टेस्ट है, वो तो एक एडवांस है ना, तो आपको बेसिक तो पता होना चाहिए कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, मैं एनीमिक तो नहीं हूँ, मतलब मेरे में खून की कमी तो नहीं है, तो कंप्लीट ब्लड पिक्चर होनी चाहिए आपके पास। थैलेसीमिया इतना फैला हुआ है तो वो मसला तो नहीं है मुझ में, क्योंकि वो एक सिंपल से टेस्ट में आपको पता चल जाएगा। फिर स्क्रीनिंग फॉर इन्फेक्शंस, के मैं दूसरों के लिए प्रॉब्लम तो नहीं बन सकता, तो ये प्री मैरिटली कहें या जैसे भी, ये बेसिक टेस्ट हैं, ये सबको कराने चाहिए। और ये जो मतलब इन बीमारियों के मुतालिक जो नॉलेज है, जो अवेयरनेस है, वो बड़ी ज़रूरी है। मतलब जो हम जिस तरह हम अपने प्री मैरिटल काउंसलिंग के अंदर मॉड्यूल में हमने शामिल किया हुआ है, ये सारी बीमारियों का जो नॉलेज है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसको ज़रा बताएं कि वो उसकी कितनी मतलब अहमियत है, नॉलेज जो है। सर इसमें देखें, एक बात तो आ गई इन्फेक्शंस डिजीजेस। हमारा जो ये सेटअप है, हम प्री मैरिटल की जब बात करते हैं ना, तो हम इसमें जहाँ इन्फेक्शियस डिजीजेस की बात कर रहे हैं, हम वहाँ पे एज की भी बात करते हैं। सही बात। अब मेंटल हेल्थ की भी बात करते हैं, क्योंकि रिसेंटली इंक्रीजिंगली ये चीज़ बढ़ रही है कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो लोगों की हेल्दी नहीं है, दे आर नॉट हैविंग ए हेल्दी लाइफस्टाइल। बिल्कुल। और डिप्रेशन बढ़ रहा है, एग्जाइटी बढ़, ये वर्ड्स जो हमने सुने भी नहीं थे, वो एक आम फहम जबान में आता है कि मुझे डिप्रेस हूँ, मैं एंक्शियस हूँ, मैं परेशान हूँ, और फिर पता चलता है यंग एज में डेथ हो रही है और थिंग्स लाइक दैट। क्योंकि हमारे यहाँ अगर आप सोशल मीडिया को सर्च करें तो ग्रीन फ्लैग्स आ रहे हैं, रेड फ्लैग्स आ रहे हैं, बेसिकली इनडायरेक्टली दे आर प्री मैरिटल काउंसलिंग। वो आपको एक फैंसी तरीके से वही चीज बता रहे हैं जो हम एक पढ़ी लिखे तरीके से बता रहे हैं, लेक्चर टेलिंग के तौर पर बता रहे हैं कि ग्रीन फ्लैग्स क्या हैं। और वो ग्रीन फ्लैग्स क्या हैं, वो वही हैं जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या हुजूर पाक अल्लाह मियां ने जो अहकामात दिए हैं एक मर्द के लिए, एक औरत के लिए, कि आपकी ये ड्यूटीज हैं, आपकी ये, वही ग्रीन फ्लैग्स हैं। और क्या खास बात है,
वरना हर बंदे की अपनी तबीयत है, हर बंदे की अपनी नेचर है, और कुछ चीज़ों को हमें लेट गो भी करना होता है। हर चीज़ आप कंट्रोल नहीं करते। सही बात। तो वो चीज़ें हमने लेके चलनी है साथ। हमारे इस सेटअप में जहाँ हम इन्फेक्शियस डिजीज़ की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं। और हमारे यहाँ सोशल सेटअप में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो शादियों में आ रहा है, उसमें एक ये है कि हम लोग डिनाइल में रहते हैं। आपको पता है कि मेरे बच्चे में एग्रेशन का प्रॉब्लम है, लेकिन हम वो डिनाई करेंगे कि शादी के बाद ठीक हो जाएगा। शादी के बाद कैसे ठीक हो जाएगा इफ यू आर नॉट ट्रीटिंग इट। फिर अगर हमारे बच्चे में कोई इन्फेक्शन है या एबनॉर्मेलिटी है, यू नो दिस, तो आप किसी लाइफ पार्टनर को डाल के बीच में हाउ कैन दैट पर्सन कैन ठीक, मतलब कैसे कर सकता है ठीक। ये चीज रियलाइज करना बहुत जरूरी है। और ये काउंसलिंग करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि फैमिली सिस्टम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। हम उस फैमिली सिस्टम को रिवाइव कर रहे हैं। दूसरा, अब फीमेल्स बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हो गई हैं। पहले हाउसवाइफ्स का रिवाज था, अब बच्चियां पढ़ी लिखी हैं। जब उनकी शादियां होती हैं, वो मास्टर्स कर रही होती हैं या प्रोफेशनल एक्सीलेंस में कहीं ऐसे फंसी होती हैं कि दे कांट प्लान अ फैमिली राइट नाउ, तो उन्हें वो फैमिली प्लान करनी है। अब उसके लिए डिस्कस करना उन चीजों को जो एक टैबू समझा जाता था, अभी भी कई हमारे ऐसे कोरम्स हैं जिनमें आप अगर इस तरह की बात करें तो वो वल्गैरिटी समझते हैं और कि ये क्या बात की जा रही है। जबकि अब एक कॉन्शियस डिसीजन लेना बेहतर होता है। लाइल्मी में जब सारा काम खराब कर लिया, उसके बाद आपको पता चले अच्छा ये भी चीज थी, तो उस इन्फॉर्मेशन का क्या फायदा जो लेट इन्फॉर्मेशन है। तो टाइमली इन्फॉर्मेशन लेना और वो चीजें सब इम्पोर्टेंट है। इसमें इन्फेक्शन डिजीजेस की बात करें, इसमें मेंटल हेल्थ की बात करें, इसमें जेनेटिक डिजीजेस की बात करें, इसमें कजन मैरिज की बात करें, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं। क्योंकि आपका एक कपल नहीं तो आगे सारा सेटअप लेके चलना। तो अगर वो ही हेल्दी नहीं होगा तो वो अपने बच्चों को क्या हेल्प आउट करेगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। डॉक्टर साहबा से आज जो है बड़ी डिटेल गुफ्तगू हुई है हेपेटाइटिस के ऊपर, HIV के ऊपर और दीगर जो जितनी भी इन्फेक्शनस डिजीजेज हैं और जो प्री मैरिटल काउंसलिंग को लेकर जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं, मेंटल हेल्थ है, जितनी भी चीज़ें हैं हमारी आज बड़ी जो है वो डिटेल गुफ्तगू हुई है। और मुझे उम्मीद है कि हमारे नाजरीन को इन तमाम चीज़ों के मुतल्लिक बड़ी डिटेल्ड रहनुमाई हासिल हुई होगी। और जी जो हमारा मैसेज है वो यही है कि आप जो है, एक तो अगर HIV पॉजिटिव हैं तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है और उसको मतलब जो है वो सपोर्ट करने की लोगों को ज़रूरत है, ताकि वो बाकी लोगों के लिए जो है वो मसला ना बने और उनकी जो उनको क्यूरेटिव साइड पर ले जाने की ज़रूरत है। और दूसरा जो शादी से पहले जो टेस्टिंग है उसकी कितनी अहमियत है वो आपने जान ली होगी। और यही हमारा मैसेज होगा कि शादी से पहले अपनी जो बेसिक लेवल की स्क्रीनिंग है, ब्लड टेस्ट है, वो लाजमी करवाएं। तो इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी हमारी जो ये जो पॉडकास्ट की सीरीज़ है इसकी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।